हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड अगम। जो जैसे कि हम लोगों ने अपना कर प्लानिंग का पार्ट 1 ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग उसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके लिए। और आज हम लोग अपना प्लानिंग का चैप्टर ख़त्म कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 4 मार्कर्स में से सबसे पहला क्वेश्चन इसी का होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपने बिल्कुल भी इग्नोर कर कर नहीं जाना है। आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो बेटा जो स्टेप्स हैं वो उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी मेरी कल की इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन की क्लास थी। बेटा ये मेनली इस चैप्टर में 3 ही टॉपिक है हमारे: इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन एंड स्टेप्स। इन तीनों में से ही एक क्वेश्चन तो 110% आता ही आता है बेटा 4 मार्कस में। तो इसीलिए मैं इस चैप्टर पे इतना फोकस कर रहा हूं, और मैंने 2 पार्ट्स में तभी इसकी क्लास बनाई है। तभी मैंने इसकी वन शॉट क्लास नहीं बनाई। ठीक है, तो इसको मैंने एज अ रेगुलर क्लास ही आपके लिए रखी है। तो उम्मीद है और आपने इसको शेयर भी बहुत ज़्यादा से किया होगा। और बच्चों का कुछ डाउट भी था कि आप अपना मोबाइल नंबर नहीं देते, पुरानी वाली क्लासेस में मैंने कमेंट्स में देखा। तो आज मैं अपना मोबाइल नंबर अपने बायो में डाल दूंगा या अपने डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में डाल दूंगा। तो आपको कोई भी क्वेरी हो, आप बीएसटी और अकाउंट्स को लेके आप बेझिझक हमारे से पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको कोऑर्डिनेट कर लेगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं, जो प्लानिंग की सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की क्लास। कल हम लोगों ने बेटा कर लिया था अपना लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंस और मीनिंग मीनिंग सब कर लिया था बच्चे, फीचर्स भी कर लिए थे। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चे वो है स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो सबसे पहला प्लानिंग स्टार्ट कहां से होती है बच्चे? सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है। आपने सपोज घर जाना है। ठीक है, आप एक घर जा रहे हैं, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? घर पहुंचना। स्कूल से आप घर जा रहे हैं, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है घर पहुंचना। तो ऑब्जेक्टिव हो गया आपका घर पहुंचना। अब सेकंड आपके इसमें होता है यार, पता चले वाले रास्ते से जाएंगे तो हो सकता है ट्रैफिक मिले, आज हम दूसरे रास्ते से लेके चलते हैं। तो ये आपके वो एजम्पशंस। तो जब ऑब्जेक्टिव आपका सेट हो जाता है तो साथ ही साथ आप उसके एजम्पशंस भी बनाते हैं बेटा, कि एजम्पशंस क्या हो सकते हैं उसके। ठीक है, एजम्पशंस के बाद आप आइडेंटिफाई करते हैं कि घर जाने के रास्ते कितने हैं। घर जाने के रास्ते कितने हैं आपको ये देखना है। आपने कहा घर जाने के हमारे 5 से 6 रास्ते हैं बच्चे। तो 5-6 रास्ते आपको देखने हैं कि कौन कौन से हैं। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मेरे घर के 5 रास्ते हमको मिल रहे हैं। अब उस आइडेंटिफिकेशन में से आपको सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव क्या करना है बेटा? चूज करना है, जिसमें आपका टाइम भी कम लगेगा और आप आसानी से घर भी पहुंच जाएंगे। इसको कहते हैं बेटा चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप, चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है बेटा फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स। अब उसके बाद हम लोग को एकदम डिटेल्ड उसके हिसाब से प्लान बनाना होता है कि हम जाएंगे कैसे वहां तक। आपने बाइक से जाना है, रैपिडो करना है, उबर करना है, कार से जाना है, कैसे जाना है। अब उसके बाद आपको सिक्योरिंग कोऑपरेशन। अगर आपके साथ कोई और भी ज्यादा चाह रहा है, आपको उससे कोऑपरेट चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए कि वो भी आपके साथ उसी राह पे चलने को राजी हो जाए। क्लियर हो रही बात? अब उसके बाद हम कहते हैं फॉलो अप एक्शन। अब हमको चेक करना है टाइम टू टाइम कि क्या हमारे जो डिसीजन थे, जो हमारी प्लानिंग थी, वो सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट एक घर के एग्जाम्पल से मैंने बताया आपको। अब आइए इसी को हम डिटेल्ड में कर लेते हैं कि क्या होता है बच्चे। आइए, सबसे पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब बेटा होता है एंड रिजल्ट। आप पाना क्या चाहते हैं? आप ये अगर बैठ की क्लास देख रहे हैं तो आप पाना चाहते हैं 95% मार्क्स। आप अपने कॉमर्स में 98, 99, 100 आप मार्क्स पाना चाहते हैं। सर आप 98, 99, 100, 98, 99 क्यों कह रहे हैं, आप 100 क्यों नहीं कह रहे? बेटा एमसीक्यूज में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। इसी वजह से कंटेंट में आपके मार्क्स नहीं कटते। आपके जो बेटा मार्क्स कटते हैं वो ज़्यादातर एमसीक्यू में ही कटते हैं। ठीक है, तो प्लान्स आर प्रिपेयर टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। प्लान्स बनाए इसीलिए जाते हैं ताकि आपका जो गोल है वो आप अचीव कर सकें। Therefore, the first step in the planning is to define and describe clearly the objectives of organization as a whole and of each of its individual department. आपको ऑर्गेनाइजेशन का भी पूरा गोल पता होना चाहिए कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, और हर एक डिपार्टमेंट जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सब क्या चाहते हैं।
तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के पूरे गोल का भी बताना है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, और आपको इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का भी बताना है कि उनका क्या गोल है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी डिफाइंड एज अ टर्म्स ऑफ फिलोसफी और द मास्टर स्ट्रेटजी दैट इज एग्जांपल इन व्हाट बिजनेस वी आर, हम इस बिजनेस में क्यों हैं, एंड फॉर व्हाट रीजंस, हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, इस रीजन में क्यों हैं, क्या चला रहे हैं, ये सारी बातें आपको डिफाइन करनी होगी अपने एम्प्लॉइज के साथ। Major objectives should be clear and specific and they should be broken down into department, sectional and individual ऑब्जेक्टिव। सबको आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि सबका क्या क्या रोल है, क्या क्या काम करना है उसको, और उसको डिपार्टमेंट वाइज, सेक्शन वाइज और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी सबको पता होने चाहिए। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा ऑब्जेक्टिव का। फिर आता है हमारा सेकंड, प्लानिंग प्रेमाइसेस। बेटा इसी में हम एजम्पशंस बनाते हैं। एजम्पशंस बोले तो बेटा फोरकास्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? फोरकास्ट। ठीक है। Once the objective are set, the next step involves establish the premises or assumptions about the future. Planning premises provides an environmental or boundaries within which the plans will be executed. एक बाउंड्री सेट करती जाती है, इसके आगे आपको नहीं जाना है, इसके अंदर ही रह के, इसी सीमा में रह के आपको काम करना है। These are established with the help of forecasting future conditions and events which are likely to influence the pursuit of ऑब्जेक्टिव। ये फोरकास्ट कर लेता है कि आगे जाके क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं हमको, और उसको अभी से ही लाइमलाइट में लेते हुए उसको जो हमारी दिक्कत आ सकती है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। For example, several business houses in India prepared for the plans for the expansion of the business when the government announced its policy of opening up telecommunication and insurance to private sector. जब गवर्नमेंट ने कहा कि हम टेलीकम्युनिकेशन और इंश्योरेंस को प्राइवेट सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, तो बहुत सारे को इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा। Their plans were done on the assumptions of premises that demand for these services will increase. अब हमने क्या किसके बेसिस पे प्लान्स बनाए कि अब हो सकता है इसकी क्या हो जाए बेटा, हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाए। तो ये एजम्पशन था बच्चे आपका। अब प्लानिंग और प्रीमाइसेस मे बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड। सबसे पहले टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल बेटा वो होते हैं जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में, फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, टाइम एक्सेट्रा। और इनटैंजिबल वो होते हैं लाइक हम कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द क्वांटिटेटिव टर्म्स लाइक एम्प्लॉय मोरल, गुडविल ऑफ द एंटरप्राइज। ये भी तो एग्जाम्पशन है भाई, हो सकता है उसके घर में कुछ हो जाए, वो मोटिवेटेड नहीं है, तो कैसे हो सकता है। अब प्रीमाइसेस हमने बता दिया भाई इस साल हमको इतने प्रोडक्शन करना है, इतने टाइम के अंदर करना है, तो ये भी तो एग्जाम्पशन ही है बेटा। फिर आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रीमाइसेस। assumptions about the internal working of the enterprise are known as internal premises, like example capital, machines, etc. आपकी कैपिटल मशीन्स कभी कभी आपको धोखा दे सकती हैं, तो वो भी आपको एग्जाम्पशन लेके चलना पड़ेगा। अगर किसी मशीन ने हमको धोखा दे दिया तो क्या होगा, कल को मेरी कैपिटल कम पड़ गई तो क्या होगा। ऑन द अदर हैंड फैक्टर्स आउटसाइड द एंटरप्राइज आर एक्सटर्नल, चेंज इन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज। आपने जैसे अपना बिजनेस एनवायरमेंट सबसे पहला चैप्टर पढ़ा होगा, एकदम से एनवायरमेंट चेंज हो गया तो बात एक्सटर्नल प्रीमाइसेस है, आपको पता नहीं था कि कब चेंज हो जाएगा, तो वो भी आपको लाइमलाइट में लेके चलना पड़ेगा। कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल वो हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अनकंट्रोलेबल वो हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आर फुल्ली रेगुलेटेड बाय द मैनेजमेंट, आर कंट्रोलेबल। आपकी अपनी पॉलिसीज, आपके अपने रूल्स, आपके प्रोसीजर्स आप ये खुद बनाते हैं, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अनकंट्रोलेबल वो होते हैं लाइक ट्रेड साइकिल्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट। ऐसी ट्रेड साइकिल एकदम से डिप्रेशन आ गया, एकदम से इन्फ्लेशन आ गया, जैसे अभी चीनी का रेट बढ़ गया, तो बेटा ये अनकंट्रोलेबल प्रीमाइसेस है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमने 2 पॉइंट आपको पढ़ा दिए डेवलपमेंट प्लानिंग प्रीमाइसेस के अंदर। ठीक है, 3 पॉइंट थे हमारे, 2 पॉइंट मेन हो गए। और अगर आपको क्वेश्चन, बच्चों को डाउट आ रहा होगा बेटा कि अगर पूरा फुल फ्लेजेड में आ जाए क्वेश्चन तो क्या हमको इसके सब पॉइंट्स भी लिखने होंगे, तो बेटा सब पॉइंट्स अगर नहीं भी लिखेंगे, उसे आप कैप्शंस अगर मेंशन कर देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि वो देखो आपके में 5 मार्क्स से ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसमें 7 पॉइंट है, तो 5, और आपको टाइम भी तो देखना है आपका कि एक क्वेश्चन में आपको कितना टाइम देना है। तो अगर आप सब कुछ एक्सप्लेन करने बैठेंगे बेटा तो आपका पेपर छूटने के चांसेस रहेंगे। तो आप अगर जो इसके सब हेडिंग्स होती हैं किसी की अगर पॉइंट्स के अंदर, तो आपको सिर्फ उसको सब हेडिंग के कैप्शंस खाली मेंशन करने होते हैं, आपको उसके अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं भी लिखेंगे तब भी आपको चलेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए, या हो सकता है 1 मार्कर्स में आपका पूछ लिया जाए, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाए, ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाए, असर्शन रीजन में आपको पूछ लिया जाए। इसीलिए आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। फिर आता है आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब हमने बताया था ना घर जाने के 4 रास्ते हैं, अब आपको 4 से 5 रास्ते जितने भी हैं आपको आइडेंटिफाई करना है। वंस द ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग प्रीमाइसेस आर एस्टैब्लिश्ड, इट बिकम्स नेसेसरी टू डिस्कवर द वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन व्हिच मे बी यूज्ड टू अचीव द एस्टैब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव। वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन, बहुत सारे तरीके हैं उसको पाने के, हमको उस तरीकों में से कोई एक अच्छा तरीका हमको चूज करना है। In order to identify all the possible alternatives, it is necessary to collect and analyze all the relevant information. आपको जब ज़्यादा आपको चांसेस, ज़्यादा कोर्सेज ऑफ एक्शन मिलेंगे, मतलब ज़्यादा आपको अल्टरनेटिव्स आपके पास होंगे, तो आपकी अच्छी बात है।
अब वो मिलेंगे कैसे? जब आपको बहुत ही ज़्यादा एनालाइज कर लेंगे, इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा आपके पास होगी बेटा, उससे ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट हो सकती है? फ्रॉम द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सोर्सेस। इट इज़ डिसाइडेबल टू कन्फाइन टू दोज अल्टरनेटिव्स व्हिच आर स्ट्रैटेजिक, प्रॉमिसिंग और डायरेक्टली रिलेटेड टू सिचुएशन ऑब्जेक्टिव्स इन हैंड। और आपको वो वाला अल्टरनेटिव चूज़ करना है जो एकदम बिल्कुल स्ट्रैटेजिक हो, स्ट्रैटेजी उसमें हो, प्रॉमिसिंग हो कि हाँ, आप अगर ये रास्ता चूज़ करेंगे तो प्रॉमिस है कि आप सही रास्ते पे आप पहुँच जाएँगे। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज़ द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस इज़ नोन एज़ द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। हो सकता है आपका सिंगल 3 मार्क्स में पूछ लिया जाए या 1.5 मार्क्स में पूछ लिया जाए कि प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? तो प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग ऑफ फैक्टर ये होता है बच्चे कि आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। बहुत सारे आपके रास्ते होते हैं जाने के, उस रास्ते में से आपको एक अच्छा रास्ता ढूँढना है। इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स एंड चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब आपको जितने भी अल्टरनेटिव्स आपसे चूज़ करे थे बेटा, अब आपको उसमें से कोई एक बेस्ट इवैल्यूएट करना है कि कौन-सा आपके लिए अच्छा रहेगा। सारी इवैल्यूएट कर लीजिए। सबकी प्रोस एंड कॉन्स, सबके मेरिट्स, डीमेरिट्स, सबकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ सब देख लीजिए। फिर उसके बाद आप सबसे जो आपको बेस्ट लगे वो आप चूज़ कर लीजिए। द वेरियस अल्टरनेटिव्स आर इवैल्यूएटेड एंड कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। बेटा किसमें कंपेयर किया जाता है? टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट। The alternative courses of action should be judged in terms of their expected costs and benefits. The alternative course of action should be judged in the terms of common factors. क्या क्या चीजें आपको देखनी पड़ेंगी जब आप बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करेंगे? रिस्क कितना है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है। आफ्टर ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक इवैल्यूएशन द बेस्ट अल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड। कॉस्ट और बेनिफिट को देखते हुए जो आपका बेस्ट अल्टरनेटिव होगा आप वो चूज करेंगे जिसमें आपके रिसोर्सेस कम लगेंगे और बेनिफिट ज्यादा होगा। मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम रिसोर्सेस या मिनिमम कॉस्ट। अब फॉर्मुलेट करना है डेरिवेटिव प्लान्स को। जो आपने डेरिवेटिव प्लान्स बनाए हैं अब आप उसको फॉर्मुलेट करने की बारी आ गई, एग्जीक्यूट करने की बारी आ गई है, लोगों को बताने की बारी आ रही है। After the basic plan is decided, the next logical step is to develop detailed plans for its implementation. These detailed or derivative plans refers to the policies, procedures, rules, programs, schedules, budget. ये आपके टाइप्स ऑफ प्लान है बेटा। अब आपको इस पे टुकड़ों में सबको डिवाइड करना होता है बेटा, रिफर्स करना होता है कि डेरिवेटिव प्लान्स हर एक चीज हमारी क्या क्या होगी। फॉर इंस्टेंस व्हेन अ कंपनी decides to develop a new product, plans concerning the product design, procurement of the funds, purchase of raw materials, training, ये सारी चीजें प्रिपेयर करनी होती हैं। तो प्रॉपर टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ प्लान शुड बी डन। कब क्या काम करना है ये भी आपको प्लान्स बताना होगा। ये जो अभी आपको समझ में थोड़ा सा कम आया होगा पॉइंट, लेकिन जब हम ये डिटेल्स में भी आपको पढ़ा देंगे ना आपको, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि ये अलग अलग हम लोग करते क्यों हैं। सिंपल सी बात इसमें ये है कि जितने भी आपके प्लान्स, तो टोटल आपका जो प्लान बनाया गया है बेटा, उसको आपने टुकड़ों में बांटना है। प्लान्स को टुकड़ों में बांटना है। पॉलिसीज, रूल्स, प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, स्किल्स क्या है, बजट क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ों में आपको बांटना होता है। अब जैसे एग्जाम्पल, इंस्टेंट का मतलब एग्जाम्पल क्या दिया है, जब आपको एक नया प्रोडक्ट आप लेकर आएंगे, लॉन्च करेंगे, तो आपको प्रोडक्ट की डिज़ाइन आपको देखनी पड़ेगी क्या होगी, आपका उस पैसा कहाँ से आएगा वो देखना होगा, रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएंगे वो देखना होगा, और कौन बनाएगा उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी पर्सनल को। फिर आता है सिक्योरिंग कॉपरेशन। सक्सेसफुल implementation of plans requires understanding and wholehearted cooperation of all the members of the organization। कहने का मतलब ये है कि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब हम लोग जितने भी टीम मेंबर्स हैं सब हम लोग मिलके काम करेंगे। अगर एक भी टीम मेंबर का काम गलत हो गया तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे उसका इफेक्ट आएगा और सारे प्लान्स की धज्जियां उड़ जाएंगी, आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। Therefore, the plans must be communicated and explained in details to the employees so that they have understanding of what is to be proposed to be done and why। इसीलिए हर एक प्लान को डिटेल्ड में अपने एम्प्लॉयज़ को बताना ज़रूरी होता है कि वो इस काम में क्यों हैं और ये काम क्यों उनसे करवाया जा रहा है। एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते रहेंगे टू एग्जीक्यूट द प्लान्स टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़। अगर उनको पूरी डिटेल्ड पता होगी तो वो मोटिवेटेड फील करेंगे और अपनी जी जान लगा देंगे उसको फुलफिल करने में। फॉलो अप एक्शन। अब आपको चेक करना है टाइम टू टाइम कि क्या आपने जो प्लान्स बनाए थे क्या वो सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। एग्जिस्टिंग प्लान्स आर रिव्यूड एट पीरियोडिक इंटरवल्स टू एंश्योर दैट द रिलेवेंस एंड द इफेक्टिवनेस। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स सर्टेन फैक्ट्स में बिकम नोन दैट वर नॉट इनफ थॉट ऑफ अर्लियर। जब आप प्लान्स करते रहते, जब आप प्लान्स के अकॉर्डिंग चलते रहते, अरे पता चलता अरे यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो अब सोचा नहीं था तो बेटा इसका मतलब जब आप अगली बार ऐसा कोई काम करें तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम करना है। Whenever necessary, the plans must be revised in the light of these facts and changing environment। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्लान्स को रिजिड नहीं बनाना है, प्लान्स को फ्लेक्सिबल बनाना है ताकि आप टाइम टू टाइम उसको चेंज कर सकें। क्लियर होगी बात?
कोई डाउट? जल्दी से फटाफट एक बार इसकी रीडिंग कर लीजिए सारे पॉइंट्स की। आप मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप बुक ज़रूर लेके बैठा करिए अपनी बेटा, और सीबी गुप्ता की बुक आप ज़रूर लेके बैठा करिए। ये नोट्स मैंने उसी में से बनाए हैं, उसको कम करके। तो आप सीबी गुप्ता लेके बैठेंगे तो आपको अच्छे और तरीके से अच्छे से समझ में आएगा। तो जल्दी, मैं 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी एक बार रीडिंग कर लीजिए बेटा इसकी। आपको भले 5 मार्क्स में आए, भले जितने मार्क्स में आपका क्वेश्चन आए, आपको सारे ही पॉइंट्स आपको वहाँ पे स्टेप्स में लिखने होंगे बच्चे, ठीक है? तो जल्दी से फटाफट एक बार रीडिंग कर लीजिए। मैं बार-बार फिर कह रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा बेटा, सेल्फिश बिल्कुल ना बनिएगा। हमारे लिए वही एक मोटिवेशन लेवल होता है बच्चे, है ना? चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करिएगा बेटा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा जितना हो सके आपको। हो गया बच्चे? चलिए, अब हमारा लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, उसका नाम है बेटा टाइप्स ऑफ प्लान्स। बहुत सारे तरीके के टाइप्स होते हैं। आइए, सबसे पहले क्या होता है बेटा ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का बेटा मतलब ही आपका होता है, देखो यहाँ पे लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स और रिजल्ट टू बी अचीव्ड। आप अपनी ज़िंदगी में पाना क्या चाहते हैं, वही तो आपका ऑब्जेक्टिव है। आप बैठ के इतना मेहनत करते हैं, आप इतनी पढ़ते हैं, अकाउंट्स को 4 बार लगाते हैं, बुक लगाते हैं, डीके लगाते हैं, टीएस लेवल लगाते हैं, सैंपल पेपर लगाते हैं, सारी चीज़ें लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं? ताकि आपका ऑब्जेक्टिव जो है, एंड रिजल्ट है, वो आप अचीव कर सकें। और सारी ही एक्टिविटीज विच आर बीइंग परफॉर्म बाय द इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल और ऑब्जेक्टिव। सब लोग जो काम कर रहा होता है मैनेजमेंट में, तरीके में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, सबका काम एक ही होता है, उस ऑब्जेक्टिव को पाना। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग बिगेन्स विद द सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो प्लानिंग का स्टेप ही होता है वो क्या होता है बेटा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। विदाउट ऑब्जेक्टिव और एम ऑल द मैनेजर फंक्शंस आर विल बी इनफेक्टिव। जब भाई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा, पता ही नहीं है हम कर क्यों रहे हैं, तो क्या ही फायदा होगा सबका काम करने का। सारी एक्टिविटीज क्या होंगी, सब वेस्टफुल होंगी, सब यूजलेस होंगी, कोई प्रोडक्टिव नहीं होंगी। अब बिजनेस एंटरप्राइज हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, सबके अलग अलग होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। बट द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ फिक्सिंग प्रायोरिटीज। अब आपको प्रायोरिटीज पता ही नहीं होती कि सबसे पहले आपको प्रॉफिट कमाना है कि आपको सर्वाइव करना है। तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, द प्रायोरिटी में चेंज ओवर टाइम। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको गर्लफ्रेंड को कितना टाइम देना है और आपको पढ़ाई को कितना टाइम देना है। अब आपको प्रायोरिटी सेट करनी है बच्चे। ऑब्जेक्टिव्स मे बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ऑब्जेक्टिव्स एट ईच लोअर लेवल सर्व्स एज द मींस फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स एट द नेक्स्ट हायर लेवल। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच लोअर लेवल, जो हमारे लोअर लेवल के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वही तो हमारे हाई लेवल के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाने में हेल्प करते हैं। हाई लेवल वाले तो बता देते हैं ये करना है तो करता, लेकिन कौन है बेटा, लोअर लेवल वाले ही तो करते हैं। ठीक है? अब फीचर्स क्या हैं इसके? ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए कि भाई हम कर क्यों रहे हैं, क्या है। टाइम बाउंड होना चाहिए, एक टाइम लिमिट होनी चाहिए बेटा। अगर टाइम लिमिट नहीं होगी तो सालों-साल आप लगाते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव अचीव हो ना हो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इट शुड बी मेज़रेबल, और आप मेज़र कर सकें कि आपने ऑब्जेक्टिव पाया। अगर 100% का ऑब्जेक्टिव था, आपने कितना पाया? 90%, 85%, 70%, 50% कितना पाया? इट मस्ट बी चैलेंजिंग बट अचीवेबल। चैलेंजिंग तो होना चाहिए, लेकिन अचीवेबल भी तो होना चाहिए। अब अचीवेबल ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? अब आपको एक पता है कि आपकी जो मशीनरी है बच्चे, वो एक दिन में आपको सिर्फ़ 100 ही यूनिट बना के दे सकती है। अब आप टारगेट दे रहे हो उस ऑब्जेक्टिव की एक दिन में 150 बनानी है, तो भाई वो 150 150 कैसे बनाएगा जब उसकी कैपेसिटी ही इतनी नहीं है? तो ऐसा चैलेंजिंग तो है, होना चाहिए, लेकिन इतना होना चाहिए कि अचीवेबल आप कर सको। इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू पीपल, और ऐसा ना हो कि बिल्कुल पीपल के अगेंस्ट हो, आपके एम्प्लॉइज़ के अगेंस्ट हो, वगैरह भाई करेंगे कैसे? अरे! ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए।
अब स्ट्रैटेजी क्या होती है बेटा? आप ये बैठ के पढ़ रहे हैं, आप आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो स्ट्रैटेजी आपकी बनाई होगी आपने कि इतने दिन में ये चैप्टर करना, उतने दिन में वो चैप्टर करना, मतलब एक ही ब्लूप्रिंट होता है आपके अपने। आप अपने सीनियर से पूछें, आज अपने कोचिंग टीचर से पूछते हैं, यूट्यूबर्स बहुत सारे आपने देखे होंगे, आप कमेंट करिए, स्ट्रैटेजी बताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी बताते हैं कि आपको काम कैसे करना है। स्ट्रैटेजी इज द ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, डिजायर डेस्टिनेशन क्या है, डायरेक्शन कैसे होगा और उसकी इमेज क्या है। इट प्रोवाइड्स आंसर टू द क्वेश्चन लाइक वेयर इज द ऑर्गेनाइजेशन नाउ, अब ये ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ, वेयर डज इट वांट टू बी इन फ्यूचर, जाना कहाँ चाहती है, व्हाट इज मट इज टू रीच द डिजायर्ड पोजीशन, और उसको करना क्या चाहिए उस डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंचने के लिए। अब इसके फीचर्स क्या हैं? इंटीग्रेटेड प्लान है बेटा, एक ये और पूरा प्लान इंटीग्रेटेड है, मतलब सारी चीज़ों को देखते हुए, कोऑर्डिनेशन में रखते हुए, सारे इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को देखते हुए एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। इट इज़ एक्शन ओरिएंटेड, इसमें बताया जाता है कि करना क्या है, और ये ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ज़्यादा क्लियरली बताए जाते हैं ऑब्जेक्टिव से। इट इज़ बीइंग फॉर्मेटेड बाय टॉप लेवल, स्ट्रैटेजी बनाता कौन है बेटा? टॉप लेवल वाले, और ये भी फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल सारे प्लान्स होते हैं। इट सीक्स टू एंश्योर डिप्लॉयमेंट ऑफ द की रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, और बताया जाता है ये काम इसके लिए बेस्ट है, तो इसको यहाँ पे रखना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी आपका ये सारी चीज़ें आपको बता के चलता है। पॉलिसीज, पॉलिसी एक जनरल स्टेटमेंट है दैट गाइड्स डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी एक तरीका बताता है डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है। आपकी पॉलिसीज क्या है? अब आप सोचो कल किसी का एग्जाम है और आज वो बोल रहा है भाई अब भैया सर आप भैया आपकी कोचिंग ज्वाइन करनी, भाई मैं कैसे ले लूँगा, मेरी पॉलिसी ही नहीं है। भाई मैं अब आप सोचो कि एक दिन पहले हो गया और आ जाता हूँ और पढ़ लेता हूँ, और एक दिन में ना मैं घोल के पिला दूंगा और ना वो एक दिन में समझ लेगा और फेल हो जाएगा, और बाद में यही बात होगी मैंने तो वहाँ से पढ़ा था, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो डिसीजन मेकिंग में ये आपकी क्या करता है बेटा? हेल्प करता है। मैं कहूँगा उसको क्या कहूँगा कि भाई आप पहले एग्जाम दे लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जाम्स देने के बाद आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपको तब करवा दूंगा। पॉलिसीज डिफाइन द बाउंड्रीज एक सेट करता है विद इन विच डिसीजंस कैन बी मेड एंड द डायरेक्ट डिसीजंस टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। क्या है विद इन विच डिसीजंस कैन बी मेड? कहने का मतलब है कि पॉलिसी है, इसके अंदर ही रह के हमको डिसीजन लेना है, इसके बाहर हमको नहीं जाना है। For example, McDonald's की policy is to not grant a franchisee to the individuals who already owns another fast food restaurant. जिसके पास पहले से कोई होटल चला रहा है तो उसको हम मैकडी की अपनी फ्रेंचाइजी नहीं देंगे, ये सीधी सीधी पॉलिसी है। उनका पहला ही क्वेश्चन होगा आपके पास कोई पहले से तो नहीं, मैं कहूँगा नहीं है, तो ठीक तब आगे बात होगी। अगर मैंने वहीं बता दिया कि मेरा ऑलरेडी होटल है, कहेंगे कैंसल्ड। पॉलिसीज चैनल डिसीजन बट एट द सेम टाइम अलाउज डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब कि यहाँ पे लोगों को मना भी किया जाता है। सिर्फ ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प तो करता ही करता है, एट द सेम टाइम अलाउज डिस्क्रिप्शन, मतलब मना भी इसमें किया जाता है, मतलब ये हमको रोक देता है, एक कहीं एक बाउंड्री सेट करता है, एक लिमिट सेट कर देता है और हमको कहता है इसके अंडर ही आपको रह के काम करना है। ये स्टैंडिंग प्लान है, मतलब टाइम टू टाइम आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सॉरी नहीं है। इट एक्सप्लेन्स द गाइडलाइंस टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी अचीव, ये गाइडलाइंस एक तरीका बताता है, एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि कैसे आप ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। इट गाइड्स द डिसीजन एंड बिहेवियर ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, और ये बताता है कि आपका डिसीजन कैसा रहेगा और एग्जीक्यूटिव को कैसे काम करना है, उसका बिहेवियर कैसा रहेगा। इट इज़ परवेसिव मतलब आप कहीं भी कुछ भी करें, पॉलिसीज तो हर एक चीज़ की होती ही होती हैं, यूनिवर्सल है, भले आप प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, भले आप नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, आपकी पॉलिसी तो कहीं ना कहीं होंगी। अब ये 4-5 टाइप की पॉलिसीज़ होती है। ओरिजिनेटेड ये तो टॉप लेवल वाला बनाता है, अपील्ड ये अपील करके बनवाई जाती है, इम्पोज्ड ये थोपी जाती है, कंपेल्ड, रिटन ये रिटन कंपनी कोर्ट में रिटन होती है, इम्प्लाइड ये भी क्या होती है बेटा? अनरिटन एंड इन्फर्ड फ्रॉम द डिसीजन ऑफ मैनेजर, ये अनरिटन होती है लेकिन मैनेजर आप इसको बता देता है, इम्प्लाइड करता है कि आपको ऐसे काम करना है। क्लियर होगी बेटा बात? अब आता है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर बेटा क्या होता है? प्रोसीजर इज द एग्जैक्ट मैनर सर्टेन एक्टिविटी हैज टू बी परफॉर्म, एक प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप, है ना? आप पहले ये करेंगे, फिर आप ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। जैसे घर बनता है, सबसे पहले नींव बनाई जाती है, फिर आपका स्ट्रक्चर किया जाता है, फिर आपके प्लास्टर होता है, फिर आप धीरे-धीरे इलेक्ट्रिसिटी वाले को बुलाते हैं, वो आपके अंडरग्राउंड वायरिंग करता है, फिर आप प्लम्बर को बुलाते हैं, फिर आप टाइल्स वाले को बुलाते हैं, फिर ऐसे धीरे-धीरे आपका ये प्रोसीजर चलता है जिससे आपका पूरा घर रेडी हो जाता है। इट इज़ अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन, भाई जैसे अमित शाह कहते हैं, क्रोनोलॉजी को समझिए थोड़ा। इट स्पेल्स आउट अ सीरीज ऑफ स्टेप्स अरेंज्ड एट सम प्रीडिटरमाइंड बेस्ट ऑर्डर, प्रोसीजर से अच्छा आपको अमित शाह जी नहीं बता सकते। सीधे-सीधे आपने मीम देखा होगा। क्रोनोलॉजी को समझिए, तो क्रोनोलॉजी का मतलब है बेटा उनके प्रोसीजर को समझिए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमको कहाँ-कहाँ जाना है। प्रोसीजर्स आर डिजाइन्ड टू एग्जीक्यूट पॉलिसीज एंड अचीव ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर्स बताए जाते हैं कैसे पॉलिसीज को आपने एग्जीक्यूट करना है और कैसे आपने ऑब्जेक्टिव को पाना है।
अब प्रोसीजर इज अ नैरोअर इन स्कोप एंड लेस फ्लेक्सिबल। प्रोसीजर थोड़ा सा लेस फ्लेक्सिबल होता है, वो थोड़ा सा रिजिड होता है और वो छोटा होता है, वाइडर स्कोप नहीं होता। देन अ पॉलिसी, प्रोसीजर्स आर यूज्ड इन ऑल मेजर फंक्शन एरियाज एंड ऑफन कम अक्रॉस डिपार्टमेंटल लाइंस। प्रोसीजर अलग अलग होती हैं, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का अलग प्रोसीजर होगा, फंक्शनल एरियाज या डिपार्टमेंट्स का सबका अलग अलग प्रोसीजर बनाया जाता है। मेथड, अकाउंट्स के एक क्वेश्चन को करने के आईओसी निकालने के दो मेथड हैं, आईओडी निकालने के सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एवरेज टाइम पीरियड मेथड। तो आपको देखना है कि क्वेश्चन कैसे अकॉर्डिंग चाह रहा है। तो मेथड मतलब एक काम करने के बहुत ज़्यादा मेथड होते हैं, लेकिन आपको एक बेस्ट मेथड चूज करना है जिसमें आपको टाइम भी आपका कम लगे, आपको वो वाला यूज करना है। Methods provides detailed and specified guidance for day-to-day action. Methods are helpful in the simplification, standardization and systematization of work. तो मेथड्स जो हैं बेटा वो डिटेल्ड और स्पेसिफिक गाइडेंस देते हैं डे टू डे एक्शन के लिए, कैसे काम आपको करना है। स्टैंडर्ड मेथड रिप्रेजेंट द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब। जो स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं वो आपको बता दिए जाते हैं कि सबसे बेस्ट मेथड आपका काम करने का क्या है। A method prescribe the manner of performing a task. It saves times, money and effort. अब एक लगाने के चार मेथड है, टीचर कह रहा है चार मेथड लगा दें, जैसे आंसर आ जाए कल देना। अरे यार, आपको बताना पड़ेगा कि सबसे बेस्ट मेथड उसमें से कौन सा है। आपको सबसे बेस्ट मेथड आप जब तक नहीं बताएंगे तब तक आपका वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा और अपना आधा पेपर तो छोड़ेगा। मेथड इज लिमिटेड इन स्कोप देन प्रोसीजर, देन स्टेप वन स्टेप ऑफ प्रोसीजर। ये प्रोसीजर का एक स्टेप है, एक बहुत बड़ा मेथड नहीं, मतलब प्रोसीजर के अंदर ही ये सारा पूरा स्टेप आ जाता है। फिर आते हैं रूल्स। रूल्स का मतलब होता है बेटा सीधे सीधे व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। अब जैसे एक रूल है स्कूल में, आपको मोबाइल लेके नहीं जाना, तो भाई एक रूल है, ठीक है। Rules are specific statements of what should be done and what should not be done in a specific situation. The only problem left to employees is whether or not to apply the rule. No smoking is factory is example of rule. आपको स्मोकिंग फैक्ट्री में नहीं करनी है, एक रूल। आपको जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो लिखा तो नो स्मोकिंग, भाई वहां पे आपको स्मोक नहीं करना। रूल्स आर मेंट टू बी इन्फोर्स्ड इमीडिएटली विद फ्यू एक्सेप्शंस। ये जबरदस्ती थोपे जाते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं लेकिन जबरदस्ती ये थोपे जाते हैं। क्लियर होगी बात? सिंपल सा था रूल्स में, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बजट, बजट बेटा क्या होता है? जैसे घर वाले हम पापा बजाते हैं ना, भाई बजट नहीं है अभी हमारा, हम आपको अभी कार नहीं दिलवा सकते, अभी हम आपको बुलेट नहीं दिलवा सकते, बजट नहीं है। तो बजट मतलब बताता है बेटा एक क्वांटिटेटिव टर्म्स में बताता है, एक न्यूमेरिकल टर्म्स में बताता है कि अब हमारा क्या खर्चा है और हमारा कैसे रिसोर्सेज को हम कर सकते हैं, और हर एक डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग बजट होता है। अब बजट इज अ प्लान विच स्टेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ अ गिवन फ्यूचर पीरियड इन अ न्यूमेरिकल टर्म्स। इट मे बी एक्सपेक्टेड इन टाइम, money or physical units. It is a projection defining the anticipated cost and results and allocation of resources. It expresses organizational objectives in financial and physical unit. बजट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं बताता है, फिजिकल यूनिट्स में भी बता देता है कि हमारा बजट इतना है, इतने में हमको ये काम करना है, और हमारा बजट ये है कि हमको 100 यूनिट बनानी है, तो ये भी तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, बजट हो जाएगा। बजट में बी प्रिपेयर फॉर प्रोडक्शन, सेल्स, मटेरियल, कैश, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अलग सबका अलग अलग बजट बनाया जाता है। एज गोल्स आर एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, द प्लान्स बिकम क्लियर। इट्स आल्सो सर्व्स एज स्टैंडर्ड्स फॉर इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस। ये बता दिया जाता है कि हम बजट में रह के काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब आता है लास्ट, हमारा आता है बेटा प्रोग्राम। प्रोग्राम्स क्या होता है बेटा? जब आपने जैसे आपने सुना होगा एनुअल फंक्शन, तो एनुअल फंक्शन इज प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में तो आप देखो ऊपर जितने हमने पढ़े, ऑब्जेक्टिव हो गया एनुअल प्रोग्राम, एनुअल फंक्शन को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना। तो पॉलिसीज, प्रोग्राम, पॉलिसीज, रूल्स, स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी बेटा? प्रोग्राम के अंदर। तो प्रोग्राम एक बहुत ही बड़ा वर्ड है, उसके अंदर सारे प्लान्स आ जाते हैं। A program is a comprehensive plan designed to implement the policies and accomplish the objective. एक प्रोग्राम का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, सबको मिला के एक प्लान बनाया जाता है जिससे पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना है और हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। It is a combination of goals, policies, task assignment, etc. It spells out clearly the steps to be taken, क्या steps करने, क्या resources use होंगे, and the time period within which the task is to be completed. It also indicates what should do what and how. ये पूरी बात बताता है कब कैसे क्या काम करना है। आप प्रोग्राम इज अ सिंगल बट कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एन एक्शन प्लान, एक्टिविटी होती है, एक्शन कराया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। टू एंश्योर स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारा सारे काम अच्छे तरीके से हो सके, और ये फ्लेक्सिबल तो होता ही है। क्लियर होगी बात? ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया बेटा प्लानिंग का, जिसमें हमने पूरा डिटेल में आपको स्टेप्स, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, सारी चीज़ें मैंने आपको इसकी बता दी बच्चे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अब आप नेक्स्ट चैप्टर जो बताएंगे वो मैं बताऊंगा। हाँ, मैंने आपको बताया था मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे दूँगा, मोबाइल नंबर दूंगा, मैं मोबाइल नंबर आपको अपना दे देता हूँ 7007
893496। और आप अपने मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं बेटा, लेट्स लर्न कॉमर्स के नाम से हमारा पेज है। और ये जो आपको लोगो दिख रहा है बेटा मेरी फ़ोटो के ऊपर, यही आपका लोगो वहाँ पे लगा होगा। ठीक है बेटा, पक्का? कोई डाउट? तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय। और अब इसको आप ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी प्लानिंग अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और वो भी अपने 4 to 6 मार्क्स अपने कन्फर्म कर लें। ठीक है बच्चा, बाय बाय, टाटा।